जी। तो एफआईआईस की सेलिंग अगर रुक जाए तो मार्केट नए लेवल दिखाएगा, अगर एफआईआईस का पैसा आने लग जाए, लेकिन जैसे दो चार कंडीशंस वहां पर सुदीप जी ने रखी कि क्या वो डील के बाद आएंगे या फिर कोई और जियोपॉलिटिकल चेंज आए, ज्यादा स्टेबिलिटी मिले तब वो आना शुरू होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। ऐसे में सुनील सर, एक सवाल मन में आता है कि जब एफआईआईस अपना हाथ खींच रहे थे तो डीआईआईस ने वो हाथ सपोर्ट दिया। अगर वो भी सपोर्ट ना करते या उनकी भी एक लिमिटेशन आ जाती या वो कभी आगे जाके आ जाएगी, तब क्या होगा? सिर्फ एक थॉट है। वो थॉट डीआईएस के हाथ में नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर ने एसआईपी के जरिए पैसा देना बंद कर दिया, तभी डीआईएस कुछ जो कह रहे हैं आपकी खरीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि रूल है, एवरेज म्यूचुअल फंड की कैश बैलेंस 5% को ज्यादातर एक्सीड नहीं करती है। ओके, एवरेज। तो आप देखें इसमें तो बात यह उठती है कि अब समझिए 50 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की स्टॉक इक्विटी मार्केट है। 50 लाख करोड़ में आप फ्री फ्लोट कैपिटल निकाले, 40%, 45% आप निकाल दे प्रमोटर की होल्डिंग, तो आपको बाकी 30 लाख करोड़ और रफली ओपन मार्केट होता है। और उस 30 लाख करोड़ में 75% लार्ज कैप्स होते हैं। ओके, तो इस 30 लाख करोड़ में इस साल अगर 30,000 पर मंथ एसआईपी ले जाए तो 4 लाख करोड़ डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास पैसा आने वाला है, जो इस 30 लाख करोड़ के मार्केट में उनको डिप्लॉय करना है, मोर देन 10%। तो लास्ट ईयर क्या किया उन्होंने? लार्ज कैप को खरीदा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया की ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग्स में एक अप ट्रेंड में आ रही है करके कॉन्फिडेंस नहीं था। जीएसटी कट के बाद ऑटो सेक्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पर उसके अलावा उनके पास नहीं था। और उनके एक्शन से क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने वो लार्ज कैप ही खरीदा। क्यों? क्योंकि दो चीजें सामने, कि एक दिन एफआईआईस वापस आएंगे तो वही लार्ज कैप को खरीदेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ सामने दिख रही है अच्छी, तब वो लार्ज कैप को विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फ्री फ्लोट ज्यादा होती है, उसको बेचकर मिड एंड स्मॉल कैप को, लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले को खरीद सकते हैं। उस वक्त तक ये बात मैं कहूंगा कि लार्ज कैप्स की ही खरीदारी वो करते रहेंगे। उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि रिटेल निवेशक उनको पैसा दे रहे हैं। ये स्थिति नहीं हो सकती है कि पैसा दे रहे हैं रिटेल निवेशक और डोमेस्टिक फंड कहे कि मैं नहीं खरीदूंगा। नो, उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि एफआईएस के पास वर्ल्ड मार्केट्स की पूरी मार्केट्स ओपन है। इंडिया के लिए कुछ ऐसी नहीं है, 5-10% भी वो फॉरेन में नहीं डाल सकते हैं। तो इंडियन फंड मैनेजर्स हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया, चॉइस ही नहीं है। एंड व्हेन दे लैक क्लैरिटी ऑन ग्रोथ, वो सेफ्टी ओरिएंटेड लार्ज कैप में ही डालेंगे। तो मेरा मानना है कि स्थिति वही रहेगी कि एफआईआईस अगर वापस नहीं आए तो ये स्थिति ऑफ लास्ट ईयर विल कंटिन्यू, कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स लार्ज कैप भी कोई खरीदेंगे, उधर थोड़ा डिसेंट रिटर्न मिलेगा और मिड एंड स्मॉल कैप विल सफर। जिस दिन एफआई वापस आएंगे, चाहे वो ट्रेड डील के कारण हो, जो भी कारण हो, तब वो इन्हीं लार्ज कैप को उनको बेचकर उस कैश को मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे, अगर उधर ग्रोथ दिखती है तो। तो बात वही है, सिंपल सी बात है। मिड कैप डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को चाहिए इंडियन ग्रोथ स्टोरी की ग्रोथ, बट वो आज एक लेवल तक डिस्काउंटेड है, उसके ऊपर वाली ग्रोथ उनको दिखनी चाहिए, तभी वो मिड एंड स्मॉल कैप को खरीदेंगे। राइट। तो क्या वो ग्रोथ आएगी 2026 में? क्या वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा? क्या उस तरह के अर्निंग्स आएंगे? और नहीं तो क्या फिर सेफ बेट जो कि ले रहे हैं, मतलब जो सुनील जी ने कहा, अगर समझदार हैं तो इशारा काफी है कि कहां वो कह रहे हैं कि आप फोकस कर सकते हैं जब तक ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या लेना चाहिए? राइट। अनुराग सर, अब आप तो वहां बैठे हैं जहां से सारा पैसा आता है, क्या देख रहे हैं वो कब के कौन सी चीज को देखकर? क्या डील ही वो चीज है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ होगा? क्या कोई डोमेस्टिक नंबर्स हैं जो इनको इनकरेज करेंगे? आगे बजट भी है, क्या ऐसी चीजों पे भी नजर रहती है? मतलब कहां से वो चक्का वापस घूमेगा? विपिन जी, ये सवाल सब जुड़ा हुआ है। हम जो अभी बात कर रहे थे कि एक तो छोटा पहले हम डेटा कॉन्टेक्स्ट में रखें। एफआई सेलिंग तो ठीक है, लेकिन नवंबर एंड तक मैंने एक डेटा कंपाइल किया था, अबाउट 70 बिलियन की डीआईआई ने बाइंग की थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। उस 70 में से नवंबर फर्स्ट वीक तक इस साल के लिए उस 70 में से करीब 17 बिलियन एफआईआई ने बेचा था। बाकी जो सारा था वो तो डोमेस्टिक प्रोमोटर्स और क्यूआईपीज, आईपीओज, रिटेल, मतलब जो भी डोमेस्टिक सेलिंग है वो थी। सो फॉर एवरी वन सेल दैट इज डन बाय एफआई, बाकी 75% इज सोल्ड बाय डोमेस्टिक प्लेयर्स ओनली। 25% इस सिर्फ एफआई सेलिंग होती है। अभी तक साल के एंड तक करीब 80 to 84 बिलियन की डीआईआई बाइंग कर चुके हैं। आई एम श्योर इसमें भी रेशो बरकरार रहेगा।
तो when we say FIIs, they're just 25% of the selling. Remaining 75 सप्लाई जो आती है वो डोमेस्टिकली आती है. तो इट्स नॉट कि FII मार्केट को कैप किए हुए हैं, इट इज डोमेस्टिक सेलिंग विच इज कैपिंग द मार्केट. देखिए एक कहावत है विपिन जी, और उसके बाद फिर मैं FII एक सवाल मैं बीच में ही पूछ लेता हूं, सेलिंग के पीछे की कोई खास वजह या वही हमारे फंडामेंटल इकोनॉमी और तमाम चीजें? मैं वही एड्रेस कर रहा था. पहला तो ये समझना कि वो 75% सेलिंग डोमेस्टिक है, 25% आप जो, अगर आप 4 स्टॉक लेते हैं तो एक FII का बेचा हुआ है, 3 आपके डोमेस्टिकली कोई बेचता है. पहला रियलाइजेशन वो इसलिए हो रहा है विपिन जी. देखिए ये मार्केट है, एक कहावत होती है कि नेवर रिग्रेट टेकिंग मनी ऑफ द टेबल या नेवर हेजिटेट टू टेक द प्रॉफिट्स, राइट. प्रॉफिट जब तक नहीं है जब तक आप उसको बना ना ले. एक प्राइस पर हर समय बायर सेलर मौजूद है मार्केट में. कोई ना कोई प्राइस हमेशा ऐसा है जिस पर कुछ बायर्स मार्केट में फ्रेश आ जाते हैं, कुछ सेलर्स आ जाते हैं और डील हो जाती है. प्राइस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. देखिए मैं कम से कम नहीं तो अभी यहां पे कम से कम 30 कंट्रीज को हम ट्रैक करते हैं. इंडियन मार्केट्स में इतने अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं कि अगर कोई बहुत पहले से स्टॉक होल्ड किए हुए है तो वो बेचेगा ना, उसमें हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए. और उनका सामान है वो बेचे जब मर्जी, राइट. तो वो हमें खरीदना है कि हम क्यों खरीद रहे हैं, हमें अपने खरीदने टाइम हमें अपना आउटलुक ध्यान में रखना है. FIIs कब आएंगे उसका तो देखिए डील, अब मैं डील की तो बात नहीं करना चाहता हूं ज्यादा, बिकॉज वो एक स्टेल टॉपिक हो, इट्स एवरग्रीन टॉपिक, राइट. लेकिन जब इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगने के बाद भी बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखी मुझे गवर्नमेंट की साइड से, विच मीन्स दैट इंडिया इज एब्जॉर्ब दिस, कि ठीक है यार वो ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़ेंगे वो हम नहीं करेंगे. विच इज ऑल्सो अ कॉल विपिन जी, राइट, कि हम ये सेक्टर नहीं खोलेंगे, बाकी इंडस्ट्रियल में भी नहीं ओपन अप करना है. तो इंडियन गवर्नमेंट के जो लिमिटेशंस है वो उस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. गुड और बैड वो मार्केट बताएगा, लेकिन दैट ऑल्सो सेंड स्लाइट सिग्नल के इंडिया इज अ कंटिन्यूज टू बी ए क्लोज्ड इकोनॉमी. ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी तो हम थोड़ा बहुत हैं, हम एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं लेकिन हम इंपोर्ट ज्यादा नहीं करना चाहते, विच इज फाइन, इट्स अ डिसीजन. तो कुल मिला के विपिन जी यहाँ है, देखिए खरीदने वाले को देखना है कि कब खरीदना है और थोड़ा ग्लोबली भी ध्यान रखना है. ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, अभी एक एयरलाइंस कंपनी की बात चली थी, अगर उस पर मैं खत्म कर पाऊं. वो एयरलाइन कंपनी अमेरिका में वो प्रमोटर काम कर चुके थे यहाँ की बिगेस्ट एयरलाइंस में, यूनाइटेड डेल्टा के साथ में. उन्होंने आके कोई सपना देख के काफी पहले इंडिया में एयरलाइंस खोला. वो एयरलाइंस की वैल्यू अमेरिकन एयरलाइंस से ज्यादा हो गई थी 2025 में, और उन्होंने तकरीबन अपना सारा ही सामान बेच दिया. ही गॉट रेड ऑफ द एंटायर. ही वुड नेवर हैव थॉट दैट वो इंडिया की वो छोटी एयरलाइन जो कि प्लेन कैपेसिटी है वो सब में करीब 15% भी नहीं होगी अमेरिकन एयरलाइंस के, उसको अमेरिकन एयरलाइंस से बड़ा वैल्यूएशन मिल रहा है. ही वाज सो रिच, ही सोल्ड एवरीथिंग. तो देखिए एक दाम पे कोई ना कोई बेचेगा. अब वो मनी हैज नो कलर, FII बेचे या डोमेस्टिक बेचे वो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए. हमें अपने पैसे की समझ ध्यान में रखनी है. हम मार्केट्स में हैं, हमें हालात को जज करके वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल. तो जैसा मैं कह रहा था, बात घूम फिर के वहीं आती है. अगर करेक्शन आज बहुत अच्छा करेक्शन होता है, रिटेल का कोई नुकसान नहीं है, उनको फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से. नुकसान उनका होगा जो आज ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और अभी 1-2 साल में पैसा बनाना चाहते हैं. उनको होना भी चाहिए, उससे हमें क्यों सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. let them be what they want to be, right? जी जी, सुनील सर कुछ बीच में कहना चाह रहे थे उस वक्त जब आप अपनी बात रख रहे थे. सुनील सर प्लीज हाँ. मैं सहमत हूँ अनुराग जी. दो बात मैं कहना चाह रहा था. एक कि डोमेस्टिक जो फॉलो ऑन ऑफर्स, QIPs और जो लिक्विडेशन ऑफ प्रमोटर होल्डिंग हुआ, वही एक्चुअल कारण है मार्केट में इस करेक्शन का, नंबर 1. और FIIs की बात करें, 18 बिलियन उन्होंने बेचा, मगर आपको यह भी पता होना चाहिए कि 7 बिलियन उन्होंने IPO में खरीदारी की. FIIs ने $7 बिलियन इंडियन IPO, तो जहां पे उनको लगी कि एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक IPO में उन्होंने पैसा डाला है, तो वो क्लियर उनका रहता है. और डोमेस्टिक प्रमोटर्स का बेचना इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उनको लग रहा है कि अपनी बिजनेस ओवर वैल्यूड है, और वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बिजनेस. तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी की असलियत आप इन प्रमोटर्स की बेचने में ही देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल में इस नॉमिनल GDP की लैक ऑफ ग्रोथ
जो घटती आ रही है उस पे है। एक साल पहले हमारा नॉमिनल जीडीपी 12% था। तो आरबीआई की जो एफर्ट्स है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स टू रीइन्फ्लेट द इकोनॉमी, वो भी एक ट्रिगर होगी एफआईएस के लिए, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इन नॉमिनल ईपीएस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड वो ही ग्रोथ दिखाती है। ये हमें छाती पे लग के करना कि लो इन्फ्लेशन, रेट कट हो गया, ये खाली एक मिराज है। रियल इकोनॉमी ग्रोथ के लिए डिसेंट इन्फ्लेशन की जरूरत है, जो कि कॉर्पोरेट ईपीएस में दिखेगी और उसी को डिस्काउंट करते हैं, राइट? It's not real EPS, it's a nominal EPS that is being discounted. So just I wanted to add that point जी जी कि